5 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 0 आ गया, दशमलव उतारे, 3 छक्का 18, फिर 2 तो बचा, फिर 0 उतारे, 3 छक्का 18, फिर 2 उतारे, 3 छक्का 18, फिर 2 उतारे, 0 उतारे, 3 छक्का 18। यानी कि शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है और संख्या क्या कर रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है ना, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये क्या हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग, गैर समाप्त। तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, गैर समाप्त, और ये क्या हो जाएंगी, समाप्त। तो समझ आया, 1.5, 1.3, 1.8, ये सब क्या है आपके, ये 0.33333, ये सब क्या है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये समाप्त नहीं हो सकती है। ऐसे में दशमलव संख्या को 2 भागों में बांटा गया, पहला समाप्त, दूसरा गैर समाप्त, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम। अब नॉन टर्मिनेटिंग सिस्टम आपको पता चल गया कि इस भाग देते जाएंगे, शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, लिख देना, शेषफल 0 नहीं होगा, शेषफल बराबर 0। आ रहा समझ, ठीक है ना। अब टर्मिनेटिंग तो यहीं पर खत्म हो जाती है, समाप्तिंग क्योंकि ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब हमको नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 भाग पढ़ने हैं, ये लास्ट स्टेज है पढ़ने का, कोई नहीं बताएगा, आप पढ़ लेना कहीं पर जाकर के, कोई ये सब चीजें नहीं बताएगा आपको, ठीक, क्यों, क्योंकि टीचर जानता है कि आप क्लास 6 पास हो, 7 पास हो, 8 पास हो, 9 पास हो, लेकिन मैं जानता हूं कि कंडीशन, मैं बेसिस लेवल से उठा हूं, मैं भी जमीनी स्तर से हूं, मैं जानता हूं कि कहाँ किस प्रकार की पढ़ाइयाँ होती हैं, ठीक है ना। तो अब जान जाइए कि ये लेवल आपके लिए है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए, लास्ट स्टेज आपका, इसके बाद आपको ये स्टेजिंग नहीं मिलेगी, ठीक ना। इसमें डाल अब देखिए, अब इसमें 2 चीजें हमने क्या पढ़ा था इसमें, टर्मिनेटिंग, और अब क्या पढ़ना है, नॉन टर्मिनेटिंग, गैर समाप्त, ओके। अब ये जो होती हैं 2 भागों में फिर बट गई, पूछा गया ये क्यों नहीं बटी टर्मिनेटिंग, क्योंकि वहीं पर समाप्त हो गई, 5.6 खत्म, 5.8 खत्म, 5.89 खत्म, मतलब हमको मान मिल गया, अब हम उसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं किसी हिसाब से। लेकिन ये क्या कर रही है, भगती जा रही है, भगती जा रही है, इनको दौड़ने से फुर्सत नहीं, इन ये जितना लालच है, लालच बुरी बला, ये दौड़ती जा रही, दौड़ती जा रही। अब कितना दौड़ेंगे, अब देखते हैं। इनको भी पकड़ने के 2 तरीके अपनाएंगे, इनको भी पकड़ने के लिए क्या किए गए, 2 तरीके कि भाई इनको पिंजरे में कैसे बंद किया जाए, तो 2 तरीके फिर निकाल दिए गए। अब इन दोनों तरीकों को कैसे देखा जा रहा है वो आपके हिसाब से यहाँ से चलाते हैं, ठीक है ना। पहले आपकी आती है रिपीटिंग, रिपीटिंग, दूसरी आती है नॉन रिपीटिंग, दूसरी क्या आती है, नॉन रिपीटिंग। पहली क्या आ गई, रिपीटिंग, दूसरी क्या आ गई, नॉन रिपीटिंग। उसमें क्या था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 भाग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीट मतलब दोहराए, रिपीट नॉन रिपीट में और ना दोहरा, ठीक है ना। अब कैसे संख्याओं का बोध करते समय हमको किस प्रकार आगे चलना है, ये चीज हमको बहुत बड़ी ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आवर्ती भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती, और इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग। क्या बोलते हैं, रेकरिंग, क्या बोलते हैं, रेकरिंग। रेकरिंग, रेकरिंग नाम सुने आप लोग, नहीं ना। जैसे पापा को होंगे आपके LIC में पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना,
रिकरिंग का अर्थ समझ जाओ, ठीक है ना। मतलब क्या होता है कि वो फिक्स हो। रिकरिंग का मतलब होता है कि फिक्स, क्या होता है, फिक्स हो, सीमित हो, ठीक है ना, एक ही हो। अब देखिए जैसे आपके पापा LIC में पैसा जमा करते हैं, तो जुलाई महीने में मान लीजिए आपकी पॉलिसी है कि 10,000 आपको जमा करना है, ठीक है ना। तो 10,000 आप जुलाई में जमा करेंगे, 10,000 अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, ऐसे क्या करेंगे आप पर मंथ 10,000 फिक्स है आपका अमाउंट कि आपके अकाउंट में 10,000 आपको LIC में जमा करना है। तो वे क्या हो जाएंगी, रेकरिंग हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगी, रेकरिंग हो जाएगी, यानी कि आप फिक्स हो गया, ठीक है ना। यानी कि हमको हर बार यही क्या करना है, यही बस दिखाना है। आ रहा समझे कि हमको 10,000 हर मंथ, 1,000 हर मंथ पे करना है। ये नहीं जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, फीस जमा करते हो 200 रुपये, तो आप हर मंथ क्या करते हो, 200 रुपये देते हो ना, तो वे क्या होगी, आपकी रेकरिंग होगी, ठीक है ना। और आवर्ती का मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा, इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। आवर्ती मतलब आ गया फिर आ गया, आ गया फिर आ गया, मतलब आते जाएगा आते जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है ना। कभी क्या करेगा, रुकेगा नहीं। तो वे क्या कहलाएंगे, आवर्ती संख्या, जो उसमें क्या आती हैं 0.333333, 1.555555, 1.333333। मतलब क्या कि इनकी कोई सीमित बाउंड्री नहीं है। रिपीटिंग यानी क्या करेंगी, अपनी एक संख्या पर आ गई और उन्हीं पे क्या करती जाएंगी, ये चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, ठीक है ना। रिपीटिंग यानी कि क्या हो जाएंगी, रेकरिंग हो जाएंगी इनकी संख्याओं का, सॉरी एक मिनट, ये क्या हो जाएंगी, नॉन रेकरिंग, नॉन है ना, नॉन, और ये क्या हो जाएंगी, रेकरिंग, फिक्स, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना, सॉरी। ये क्या है, नॉन है ना, तो नॉन रेकरिंग, और ये क्या हो जाएंगे, रेकरिंग, यानी कि फिक्स रिपीट होंगी, चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी, रेकरिंग, ठीक है ना। और रेकरिंग क्यों कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखते हैं कोई संख्या आती है 1.571, फिर आएंगी 571, फिर आएंगी 571, कोई संख्या आएगी 8.414, 414, 414। तो देखिए यहाँ पर 571 आया, फिर 571 आ रहा, फिर 571 आ रहा, 414 आ रहा, 414 आ रहा, 414, क्या कर रही है, यानी कि इतना आया फिर 414, फिर इतना आया, मतलब रेकरिंग हो रही है कि जितना एक बार आया फिर वही आया, एक बार आया फिर वही आया। तो ये आपको समझ में आया कि क्या होती हैं रिपीटिंग संख्याएं। वे संख्याएं आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। रेकरिंग मतलब फिक्स होनी चाहिए, जैसे 3 3 3 3 3 3, 5 5 5 5 5 5, 0.3333, ठीक है ना, 0.571 571 571 571 571, मतलब ये फिक्स है कि यही 3 संख्याएं बार बार आएंगी, ठीक ना। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग, यानी कि अब इनके साथ हमको कुछ ऐसी संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए जो अपूर्णता के साथ मिलती है, मतलब कोई पूर्ण संख्या जिनका मान हम नहीं निकाल पाते। जैसे मान लीजिए पाई, पाई कितना मान होता है, 22/7। कोई कहे कि पाई का मान 22/7 ही होता है, तो कह देना नहीं, कह देना, सीधे बोलना नहीं, ये हम अनुमान लगाए हैं, पाई का मान एग्जैक्टली अभी तक पता नहीं चला है, एग्जैक्ट कितना है ये पता नहीं चला, इसीलिए आपको एग्जाम में दे दिया था 3.141 ही रखिए। क्यों कहा जाता भाई, क्यों ना कहा जाता है कि एक ही संख्या दो, 3 ही दो, 4 ही दो, ऐसे मजबूरन दिया जाता है कि 4 1 4 ही रखिए। अगर ऐसा दिया जाता ना कि इतना ही रखिए तो आगे हमारा कैलकुलेशन गलत ना हो, तो अनुमान लगाया गया है, इस अनुमान के हिसाब से ये क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं। जैसे ठीक है ना, तो नॉन रिकरिंग में पाई का मान जैसे 3.141, अब ये डॉट डॉट है, मतलब फिक्स नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो ऐसी संख्याओं को हमको ध्यान से देखना होगा, ठीक है ना। 3 1 4 4, तो 22/7 ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई का मान मिक्स कर देता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए √2 का मान 1.414 होता है ना,
1.414 ऐसे बढ़ते जाता है नंबरों की संख्या होती है ना। ऐसे क्या करती हैं संख्याएं क्या करती हैं बढ़ती जाती हैं। तो √2 का मान क्या हो गई 1.414 नॉन रिकरिंग मतलब कोई पता नहीं कि आने वाली संख्या क्या है 4 है कि 1 है कि 10 है कि 20 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है 8 है 9 है कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। ठीक है ना। जैसे √3 का मान हो गया 1.732 ठीक है ना। संख्याओं का मान जो होता है मान क्या होगा वो नहीं फिक्स होगा कि कब क्या मिलेगा। तो वो क्या हो जाएंगे नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग संख्याओं में जाकर के मिल। ठीक है ना। जैसे √4 क्यों √4 का मान नॉन रिकरिंग क्यों √2 गुणे √2 बराबर क्या हो जाएंगे 2 और इसका क्या हो जाएगा 2 ये 2 कहाँ चली जाएंगी प्राकृतिक संख्या में चले जाएंगी। अब ये तो कोई दशमलव की संख्या नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे इनको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे इनको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे क्योंकि 2 तो दशमलव की संख्या नहीं है तो दशमलव नहीं होगा हम दशमलव पढ़ना है इसलिए उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है ना। क्या किया जाएगा हटा दिया जाएगा। तो आया समझ में ये पूरा नॉन रिपीटिंग संख्याएं क्या होती हैं किसी को दिक्कत है नहीं। ये आपका दशमलव संख्या क्वेश्चन पूछता है पाई क्या है नॉन रिपीटिंग संख्या है। ठीक है ना। ये किस में जाएंगे गैर समाप्त संख्याएं में दशमलव संख्या में जाएगी ये नॉन रिपीटिंग। आपको कोई ऑप्शन दे सकता है दशमलव गैर समाप्त नॉन रिपीटिंग यानी कि फिक्स नहीं है असीमित क्या है असीमित है वो फिक्स नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या रेशनल नंबर ठीक है ना। बहुत सारी कंफ्यूजन है इस परिमेय संख्याओं में आप लोगों को। मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मैं देखता हूँ कि कभी भी कोई कंप्लीट परिमेय संख्या का डिफिनीशन नहीं दिया मुझे और उसका कारण ये है कि बताया नहीं गया होगा ये आप ध्यान से सुनेंगे लेकिन जो मुझसे पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि ये परिमेय संख्याएं कहाँ तक सीमित है। परिमेय मतलब चारों तरफ संख्याओं को क्या हो चारों तरफ हो तो वे क्या कहलाएंगी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब बात आती है कि ये परिमेय संख्याएं कहाँ तक सीमित हैं और कब तक सीमित हैं। तो कुछ लोग कहते हैं डिफिनीशन भी है कि ऐसी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में या p/q के रूप में लिखते हैं और उनका हर क्या हो शून्य न हो जिन्हें p/q के रूप में निरूपित करते हैं तथा q does not equal to 0 इतना ही जानते हैं आप। सच बताइएगा जो मुझसे पढ़े होंगे वो ठीक है इतना ही जानते हैं ना जिन्हें p/q के रूप में लिखते हैं और निरूपित करते हैं और q क्या हो 0 न हो और ये भी जानते हैं कि p और q क्या हो पूर्णांक संख्या क्या हो पूर्णांक संख्या यही जानते हैं। ठीक है ना। आज एक और चीज जान लीजिए आपके डिफिनीशन के अनुसार मैं एग्जांपल देता हूँ और कहिए कि क्या वो परिमेय संख्या है। जैसे मैंने कह दिया कि 2/4 आपका डिफिनीशन है कि p/q के रूप में हो मैंने p/q के रूप में भिन्न के रूप में लिख दिया। आपका q 0 नहीं हो मैंने q 0 नहीं किया। ठीक है ना 4 कर दिया। आपने कहा p और q धन पूर्णांक संख्या हो मैंने p और q को धन पूर्णांक संख्याओं में रखा है 2 रखा है। ठीक है ना।
आरा सुनो, सारी शर्तें मना दी आपने। क्या ये परिमेय संख्या का एग्जैक्टली रूप है? नहीं। ऐसा नहीं, कैसे होगा? ध्यान रखना, इसका कोई उभयनिष्ठ न हो। क्या ना हो? उभयनिष्ठ क्या हो? न हो। मतलब क्या है? फैक्टर न हो। समझे? इसका कोई क्या हो? उभयनिष्ठ न हो। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, कॉमन। जैसे आप लोग कहते हैं ना बिछुपड़, क्रिकेट खेलते हो तो कहते हैं 5 लोग रहते हैं, चलो 2 लोग तुम हो जाओ, 2 लोग इसमें हो जाए, एक बिछुपड़ है जो दोनों में खेलेगा, कहते हो ना। तो वो कॉमन उभयनिष्ठ उसमें नहीं होना चाहिए, बिछुपड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि दो ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों को काट दे, दोनों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। अब दो ऐसी संख्या है जो इसमें को भी काटेगी और इसको भी काटेगी, तो क्या मिला? 1/2। तो 2/4 परिमेय संख्या नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसी बिछुपड़ 2 आ जा रहा था जो दोनों को काट दे रहा था। लेकिन यहाँ पर 1/2, अब कौन सा बिछुपड़ मिलेगा? कोई मिलेगा? अब कोई बिछुपड़ मिलेगा जो दोनों को काट दे? एक को छोड़कर, एक नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना। कोई संख्या मिलेगी जो काट दे? नहीं। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। 3/2 है, इनमें कोई काट पाएगा? ये परिमेय संख्या है। 6/2 है, ये परिमेय संख्या है? नहीं। क्यों? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दोनों में से काट लेगा। 3/1, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। 0/2 ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन 2/0 परिमेय संख्या नहीं होगी। आ रहा समझा ना। तो पूर्णांक बोला, पूर्णांक में अभी पढ़ा था ना इंटीजर, -इनफाइनाइट से 0 से लेकर +इनफाइनाइट। तो 0 की क्या है? हमारा पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम रख सकते हैं। लेकिन हर हमारा 0 हो जा रहा है जो कंप्लीट नहीं है, तो इसको हटाएंगे, ठीक है ना। आयतन में वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में निरूपित करते हैं तथा q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, p और q घन पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, इसका कोई उभयनिष्ठ न हो, दैट्स कॉल्ड परिमेय संख्या। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होती होगी। अगर होगी तो आप तुरंत ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, जब भी मैं उसको देखूंगा रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? आ रहा समझ? ये परिमेय संख्याओं को हम क्या कर देंगे? तुरंत रिपीट कर देंगे जैसे ही हमको मिलेंगे। नेक्स्ट होता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। कौन नंबर? इर्रेशनल नंबर। अब कोई पूछे कि अपरिमेय संख्या, सीधे बोल देना जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय नहीं है, छोड़ दो ना। आसान, जो परिमेय है परिमेय याद करो, जो परिमेय है वो अपरिमेय संख्या नहीं, सीधे हटाओ। यानी कि p/q के रूप में लिखें, q 0 भी हो सकता है, आ रहा समझे? ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं? √3, √2, √5 ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी। कुछ लोग कहते हैं पाई कहां पर हम लेकर गए आपको? डेसिमल में। एग्जैक्टली वही उसका आसान है स्थान है, लेकिन अपरिमेय संख्या में भी कभी कभी ला दिया जाता है, माना जाता है। कुछ बुक्स ने मानी है तो इसको मानते रहो। यानी कि ये इर्रेशनल नंबर है, ये करनी में लिखे जाते हैं हमेशा। और सीधे कर देना कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। जिन्हें हम परिमेय मानते हैं उन्हें अपरिमेय नहीं मानते, ठीक है ना। जिन्हें p/q के रूप में रखते हैं, q 0 हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका अभी तक जितने भी पॉइंट, मुझको लगता है 10 से 11 पॉइंट आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। वो सब क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्या।
ठीक है, अभी तक जितने पढ़े हैं, अब इससे ज़्यादा वास्तविक संख्या आपको कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी। आ रहा समझे? अभी एकदम बखूबी से वास्तविक संख्या को एकदम रट डालिए, कोई कहीं से पूछे ये 10-11 पॉइंट आप पढ़िए, आपका कोई भी रेशनल नंबर नहीं छूटे। आ रहा समझे? तो अपरिमेय संख्या का ज्ञात हो गया कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अब आप क्लास 10th में अब जिस बेसिस पे आप पढ़ना चाहते हैं वो शुरू होता है, ठीक है ना? जिस बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, वे आपका स्टार्ट हो रहा है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अब वो क्या कर रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना? कौन सा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है ना? यूक्लिड विभाजन नियम। आरासन में, ठीक है ना? यूक्लिड विभाजन लेमा, लेमा यानी कि नियम, ये आपकी टॉपिक है। क्लास 10th की क्या है? टॉपिक है। ये टॉपिक आपको क्या करना है? पढ़ना, ठीक है ना? तो अब यूक्लिड विभाजन लेमा नियम में पढ़ना क्या? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था। क्या था? एक साइंटिस्ट का नाम था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीस के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ग्रीस के। ग्रीस के क्या थे? वैज्ञानिक थे, जो क्या किया था? डिवीजन मेथड लाया था, डिवीजन लेमा लाया था। यानी कि यूक्लिड एक पैटर्न था। अभी तक हम लोग गुणनखंड पढ़ते थे, भाग विधि पढ़ते थे, भाग देते थे, बस जानते थे कि भाग ऐसे दिया जाता। तो वो कौन लाया था? ये लाया था, यूक्लिड लाए थे। अब कैसे किया जाता है, अब हम लोग यूक्लिड ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विभाजन यानी कि भाग का नियम लाया था, ठीक है ना? जैसे इनके नियम में एक था a = BQ + R। ध्यान से देखना, a = BQ + R, ठीक है ना? BQ + R। अब देखिए क्या है, a हमारा क्या है? भाज्य। B क्या है? भाजक। Q क्या है हमारा? भागफल। और R क्या हमारा? शेष। और असल किससे किससे बात हो रही है? भाज्य किसके बराबर है? भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यूक्लिड बस इतना ही कहा। क्या कहा? a = BQ + R, यानी कि जो भाज्य होगा वो भाजक और भागफल के गुणा और शेषफल को जोड़ने से प्राप्त होगा। जैसे हम भाग देते थे, ध्यान से देखिएगा, 2 में 8 का भाग दे रहे हैं, तो 2 चौको 8, शेषफल कितना गया? 0। तो ये हमारा क्या होता है? ये क्या होता है? भाजक, ठीक है ना? ये क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? शेषफल। और ये क्या होता है हमारा? भाज्य। आ रहा समझ? तो अब देखिए फॉर्मूला पर रखते हैं। भाज्य हमारा कितना था? 8। भाजक हमारा कितना है? 2। भागफल कितना है? 4। शेषफल कितना आया? 0। 2 चौको 8, 8 बराबर हो गया। बस इसने यही कहा, ठीक है ना? अब समझ में आ गया ना? ठीक है ना? हम लिखवा रहे हैं, चिंता मत करिए। समझ में आया चीज कैसे हो रहा है? अभी और डीपली दिखा। अब देखिए क्या कहा ग्रीस के वैज्ञानिक यूक्लिड ने। उसने कहा कि हम भाग तब तक देंगे, ध्यान से देखना, हम भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 न हो जाए।
ठीक है, हम भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। अब ये कौन सी बात आई भाई, दशमलव में नहीं ले जाओ, ठीक है ना। लेमा का अर्थ होता है यही, नियम दे दिया उसने, ठीक है ना। कौन सा नियम दिया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी पे आपकी पहली एक्सरसाइज है, इसी पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 देख लेना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे चलकर। अब जो आता है हमारा, इसी में डिवीजन के बाद एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम क्या आता है, एल्गोरिथम यानी कि गणितीय विभाजन कैसे की जाती है। उसने कहा था कि शेषफल सदैव शून्य होना चाहिए। यही शर्त आप मान लीजिए, आपका सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, दो भागों में लेमा और एल्गोरिथम। लेमा में नियम दिया, एल्गोरिथम में प्राप्त किया कि कैसे शून्य हो रहा है, हम ये दिखाएंगे। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में शून्य हो रहा है कैसे हम दिखाएंगे। और एक शर्त दिया, 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। में 0 आर का मतलब शेषफल, शेषफल 0 हो या 0 से छोटा हो। आर आर हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा। आरासन में शेषफल आर जो होगा वो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। यही शर्त आपको लेकर चलना है, और बी से छोटा होना चाहिए, तभी तो भाग का नियम आएगा। बी का मतलब भाजक, जिससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, वो क्या हो जाएगा, भाजक। अब आते हैं आपके, प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है। हमने कहा कि शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कह दिए कोई संख्या 35 से, ठीक है, 35 से, अब किसी भी संख्या का एक भाग होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग भाग में। कहने का मतलब हमारा विभाजन का नियम शून्य आना चाहिए। कैसे आएगा वो आपको डिपेंड करना होगा। तो इसी यूक्लिडियन लेमा के अनुसार उन्होंने हमको डिराइव क्या कराया, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, मौसम पढ़ते हैं ना, मौसम, महत्तम, लघुत्तम, महत्तम। तो ये कहा क्या, महत्तम समापवर्तक। अब कैसे महत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा, उन्होंने कहा कि हम भाग देते जाएंगे, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा वही संख्या, यानी कि किस संख्या से, भाजक से। अगर हम भाजक से भाग देते देते जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, जिससे भाग देंगे उसी से अगर शेषफल 0 मिल जा रहा है तो वह संख्या क्या कहलाएगी, उसका महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। अभी लोग हम मौसा निकालते थे कि 45 का मौसा 3 गुणे 4 गुणनखंड लगाते थे। अब भाग विधि किसने बताया, यूक्लिड ने बताया। किसने बताया, यूक्लिड ने बताया, ठीक है ना, कि कैसे भाग विधि के द्वारा कोई संख्या हमको महत्तम समापवर्तक का रूप ले सकती है और कोई संख्या नहीं भी ले सकती है। आ रहा समझ। जैसे मान लीजिए हम 35 में 10 से भाग, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा 35 में 10 से भाग देने पर, या 35, 10 में महत्तम समापवर्तक बताइए, ठीक है ना। 35, 10 में मौसा ज्ञात करें।
तो हमेशा भाजक जो होगा वो छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि 10 में हम क्या कर देंगे, 35 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। हमेशा इधर छोटी संख्या होगी तभी तो भाग जाएगी, बड़ी संख्या होगी तो भाग नहीं जाएगी, तो कैंसिल हो जाएगा नहीं। तो उसने कहा छोटे में हम क्या करेंगे, बड़े से भाग देंगे, ठीक है ना। बड़ी संख्या होनी चाहिए, छोटे से क्या करेंगे, भाग देंगे, किसमें, बड़े में। तो 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, 10 3 30, शेषफल क्या बचा, 5। यूक्लिड ने कहा था कि शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 नहीं है। अभी तक हम क्या करते थे कि यहाँ पे दशमलव जोड़ाते थे, 5 बढ़ाते, 0 बढ़ाते, तो 10 बचे 3.5 आ गया उसका आंसर। लेकिन हमको आंसर नहीं लाना, हमको लाना कितना, मौसा लाना। तो आप क्या करेंगे, अब जो शेषफल आएगा वही क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, और ये संख्या चली जाएगी यहाँ पर, कहाँ चली जाएगी, 10। ये संख्या उठेगी, कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी। तो 5 का पहाड़ा 10 कितनी बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़े कितनी आ जाएगा, 10। शेषफल क्या गया, 0। उसने कहा था कि जब जिस भाजक के द्वारा शेषफल 0 आएगा वही भाजक क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो इसका मौसा क्या हो गया, इसका मौसा क्या हो गया, 5। क्यों, इसी से शेषफल 0 आया ना, ठीक है ना। ऐसे में दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ले दूसरा उदाहरण। किसी संख्या को घबराना नहीं, कोई भी संख्या आपको देगा, आपको उससे भाग ऐसे देते चलना है। ऐसे क्या करेंगे, आप भाग देते जाएंगे, ऐसे नहीं कि भाग रुक गया आप छोड़ दिए, ऐसे करेंगे, ऐसे भाग को लेते जाएंगे जब तक हमारा शेषफल 0 न आए तब तक, ठीक है ना। जब तक हमारा शेषफल 0 ना आए तब तक क्या करेंगे, लेते जाएंगे। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 8 है, 8 से, ठीक है ना, 5 में, 8 से 5 में, ठीक है ना। 8 ले लिए, इधर क्या कर लिए, 5 ले लिए, 5 एकम 5, इधर क्या बचा, 3। शेषफल कितना बचा, 3। अब हमने क्या कहा, ये उत्तर कहाँ जाएगा, भाजक में, क्या यहाँ पे 5, 3 एकम 3, क्या बचा 2, 3 एकम 3, क्या बचा 2, शेषफल 0 आया नहीं। फिर वही काम करेंगे, अब यहाँ पर 3 था, 3 यहाँ पर ला दो, 2 एकम 2, क्या बचा शेषफल 1, शेषफल क्या बचा 1। अब ये 0 आया नहीं आया, फिर अब क्या करेंगे, 2 को उठा ले जाएंगे, 1 2 2, क्या आ गया शेषफल 0। शेषफल कितना आ गया 0, यानी कि इसका मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।